मोहम्मद जुबैर की जमानत की अर्जी पर आज समाअत लखीमपुर खीरी की अदालत में होगी सुनवाई। कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर को जमानत दी थी। जीएसटी के खिलाफ एहतजाज, मुल्क भर में कारोबारियों की हड़ताल। अशिया खुर्दनी पर 5% जीएसटी लगने से हैं नाराज। और दिल्ली की जहांगीरपुरी में फायरिंग का मामला, 4 नाबालिग लड़कों की हुई गिरफ्तारी। 307 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज। और इस वक्त उदयपुर कत्ल मामले में बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर कत्ल मामले में जो 3 अहम मुलजिम थे, आज उनकी एनआईए की कोर्ट में पेशी हुई। अदालती तहवील में भेजे गए तीनों मुलजिम को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उदयपुर कत्ल मामले में तीनों मुलजिमीन की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है। अदालती तहवील में तीनों को भेज दिया गया है। मुलजिम को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उदयपुर कत्ल मामले में तीनों मुलजिमीन की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई, जहां पर अदालती तहवील में उन्हें भेज दिया गया। तीनों जो मुलजिमीन थे उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। मुलजिम को अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। तो उदयपुर कत्ल मामले में तीनों मुलजिमीन की एनआईए कोर्ट में आज पेशी हुई। अदालती तहवील में भेज दिए गए तीनों मुलजिम को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि उदयपुर कत्ल मामले के जो 3 अहम मुलजिम थे उनको आज एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि उनकी रिमांड खत्म हो रही थी। अदालती तहवील में भेजे गए हैं। अब तीनों मुलजिम को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। तो गुजरात में जो फसादात हुए थे उसका मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी या जो अपना हलफनामा दिया था, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। उस पर कांग्रेस को निशाना साधा है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस आला क़यादत ने उस वक्त गुजरात की हुकूमत की छवि खराब करने की कोशिश की थी। इन्होंने मजीद कहा कि इस काम के लिए पैसे भी दिए गए थे। आज सुबह से मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देश देख रही है कि ये जो एसआईटी है, एसआईटी ने अपने एफिडेविट को कोर्ट में सबमिट किया है। एफिडेविट ने अपने जांच को कंक्लूड करके ये जो रिपोर्ट रखा है, बहुत सारे सत्य को ये सामने लाती है। बहुत स्पष्ट रूप से ये एफिडेविट कहती है कि तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? दे हैड 2 ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनैतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है, उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है कि षड्यंत्र तो हुआ,
षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? हु वर द वंस हु वर ड्राइविंग दीज कॉन्स्पिरेसीज? अहमद पटेल। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनैतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। जब भी गुजरात का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है वो नए नए थ्योरीज सामने लाता है। पिछले गुजरात चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, आपको तो याद होगा। अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक इकोसिस्टम है अचानक बोलता है कि साहब एक डिनर हुआ जंगपुरा में कहीं, जिसमें इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जिसमें इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनेक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक शामिल हुए। और वो षड्यंत्रकारी एक डिनर था, उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा था कैसे मोदी जी को हराना है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इस निम्न स्तर की थ्योरी के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से गुजरात चुनाव के बाद संसद में। यह आपको तो याद ही होगा। बहुत कम होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं, गलतियां हजार करते हैं, माफी एक बार मांगते हैं। फिर से गुजरात चुनाव आ रहा है, फिर से वही थ्योरी शुरू हो गई। हर बार गुजरात चुनाव जब आता है तो कभी अंसारी जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे, कभी स्वर्गीय अहमद पटेल जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे। और मैं याद दिला दूं आपको, जिस एसआईटी ने श्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उसके अध्यक्ष श्री राघवन को पुरस्कृत किया गया। जवाब दें, क्यों पुरस्कृत करने की आवश्यकता? वो तो अपना काम कर रहे थे। उनको रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद राजदूत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है। आटा, मैदा, गुड़, सूजी और चावल पर 5% जीएसटी लगाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर ताजिर बिरादरी जो है वो आज एहतजाज पर है। इस नए कानून का इतलाक 18 जुलाई से होना है। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये फैसला किया गया कि तकरीबन 3 करोड़ रिटेल ताजिर भी कारोबार में ये बंद है उसमें हिस्सा लेंगे। अगर मरकजी हुकूमत ने जीएसटी वापस नहीं ली तो तहरीक तेज की जाएगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना इस वक्त जुड़ी। रचना, कई चीज़ों पर 5% जीएसटी लगाई गई है जो 18 तारीख से लागू होगी, जिसको लेकर ताजिर बिरादरी एहतजाज कर रहा है। क्या मांगे हैं उनकी? तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको हम बता दें कि आटा, मैदा, सूजी, गुड़, चावल, दाल जैसे नॉन ब्रांडेड अनाज पर 5% जीएसटी लगाने के खिलाफ आज ताजिरों की हड़ताल है। इस नए कानून का इतलाक हालांकि 18 जुलाई से होना है। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि तकरीबन 3 करोड़ रिटेल ताजिर भी बंद में हिस्सा लेंगे। अगर मरकजी हुकूमत ने जीएसटी वापस नहीं लिया तो तहरीक को और तेज किया जा सकता है।
और इस वक्त रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, कई ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उस पर भी 5% GST लग रही है, जिसको लेकर ताजिर बरादरी में नाराज़गी और एहतजाज करने की तैयारी में है वो। रचना, अब तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? जी मैं कह रहा था कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे किचन से जुड़ी है, उस पर भी 5% GST लगाने की बात हो रही है। 18 तारीख से ये लागू भी हो जाएगी, जिसको लेकर ताजिर बरादरी में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में आज जो अनाज मंडी है वहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनमें खासा गुस्सा देखने के लिए मिला और उनका कहना है कि गेहूं, आटा, चाल, दावल पर जिस तरीके से 5% GST जो लगाया गया है या उनकी भाषा में कहीं की जो थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ सारे व्यापारी हैं। और व्यापारियों का ये भी कहना है कि प्रीपैक प्री लेबल खाद्यान्न पर GST काउंसिल द्वारा टैक्स का वो विरोध कर रहे हैं। इसको सरकार को सोचना चाहिए और इसी के चलते अभी जो व्यापारी है, जो ट्रेडर्स हैं, उनका कहना है कि वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात करेंगे और वित्त मंत्री जो दिल्ली सरकार के हैं, मनीष सिसोदिया, उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई है, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ तमाम जो व्यापारी हैं वो विरोध प्रदर्शन पर हैं और उनकी नाराजगी ये है कि GST जो है वो जानकर व्यापारियों पर थोपा जा रहा है। तो सरकार को इस पर एक रिव्यू करना चाहिए और उनकी मांग है कि इसको वापस लेने का फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल रचना, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो 3 करोड़ से ज़्यादा जो व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है या थोक व्यापारी है, वो भी सड़कों पर आएंगे, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। सरकार के लिए चुनौती होगी फिर। देखिए फिलहाल तो व्यापारियों में नाराजगी है, वो पहले ये मांग कर रहे हैं कि ये वापस लिया जाए और अगर सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, तो उसके बाद क्या होना है इसकी रणनीति भी व्यापारी तैयार करने में जुट गए कि किस तरीके से इसका विरोध करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब के कुछ टीचर इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और अरविंद केजरीवाल के घर के सामने वो एहतजाज कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। उनकी जो तनख्वाह है उसमें काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें पेश आ रही है। रिहाइशगाह जो अरविंद केजरीवाल के उसके घर के बाहर वो लोग एहतजाज करें। ETT के तहत मुकर्रर 180 असतज़ा तनख्वाहों में इजाफे को लेकर मांग कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। नाम पर सियासत जारी है। औरंगाबाद का नाम सांबा नगर कर दिया गया था। जब उद्धव सरकार थी उसने क्या किया था कि जाते जाते इस तरह का कुछ फैसला लिया था। उस्मानाबाद का नाम भी बदल दिया गया था, लेकिन अब अगाड़ी काबीना के आखिरी मीटिंग में ये फैसला जो लिया गया था उसमें एकनाथ शिंदे काबीना ने तकनीकी बुनियाद पर फैसले को नजरसानी की बात कही है। जायजा लेने के बाद एकनाथ काबीना ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धारशोही रखा है, लेकिन इसने अक्सरियती हुकूमत का फैसला बताया। इसका जवाब है कि अगाड़ी काबीना ने गवर्नर के अक्सरियत साबित करने के हुक्म के बाद शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था, जो तकनीकी एतबार से दुरुस्त नहीं था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे साथ वसीम अंसारी इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, नामों की सियासत महाराष्ट्र में जारी है। इससे पहले जब अगाड़ी सरकार जा रही थी तो उसने औरंगाबाद का नाम तब्दील कर दिया था, जाते जाते उस्मानाबाद का नाम तब्दील कर दिया था, लेकिन अब जो नई सरकार है फिर इसने इसमें तब्दीली कर दी है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि कुछ देर पहले आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम और डीसीएम दोनों मौजूद थे और जिस तरह से 29 जून को पिछली सरकार उद्धव ठाकरे ने जो फैसले लिए थे उस फैसले पर आज रिव्यू किया गया और रिव्यू करने के बाद उसे फिर से एक बार अमली जामा पहनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आए। और जिस तरह से क्रेडिट की लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि औरंगाबाद के नाम को संभाजी नगर करने की मांग सालों से बीजेपी और शिवसेना दोनों के बीच में उठती रही। और ऐसे में जब शिवसेना की सरकार जा रही थी उस दौरान जो उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया था उस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। अब क्रेडिट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि जिस तरह से शिंदे सरकार बनी है जो अपने आप को शिवसेना ही कहती है, साथ ही जिस तरह से बीजेपी है जो लगातार इस बात पे भी जोर दे रही है कि इस
ताकतवर सरकार है और एक पूर्ण बहुमत की वाली सरकार को इस तरह का निर्णय लेना चाहिए था और ये निर्णय लिया गया है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और एक मत में इसे पास भी कराया जाएगा। तो अपने आप में एक बड़ा फैसले के तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि ये चाहती थी कि ये जो संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम हो या उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है, इन दोनों चीज़ों को बाकायदा कहीं ना कहीं वो उनके सरकार से ही मान्यता मिले और ये क्रेडिट उन्हें मिले। अब इसे लेकर आगे भी राजनीति देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पिछली सरकार ने इस पूरे निर्णय को लिया था, कांग्रेस एनसीपी के कई नेता भी इस मामले में नाराज़गी भी जाहिर की थी कि एक मत नहीं दिखाई दे रहा था। तो इन सब पहलुओं को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जाएगी। आगे जो राज्य के जो स्थानिक चुनाव होने वाले हैं उन पर भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को साफ तौर पे मिलेगा। ये बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि पिछले 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे ने यह फैसला नहीं लिया। आखिरी वक्त में जब सरकार अल्पमत में आ गई, राज्यपाल के पास इसे लेकर लेटर चले गए, साथ ही मामला कोर्ट में था, उस दौरान इस तरह के निर्णय लिए गए। तो एक दिखावे का निर्णय था, इस तरह की पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे की गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये पूरी सरकार बनी है, इस मामले पर उन्होंने अपना मुहर लगा दी है। अब कहीं ना कहीं ये जो नामों की जो तब्दीली है वो हो जाएगी। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा जाएगा। तो वहीं मुंबई का जो एयरपोर्ट है, जो काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी वहाँ के स्थानिक लोगों की कि उसे डीवा पाटिल नाम दिया जाए, उस मांग को भी कहीं ना कहीं अप्रूवल मिल जाएगा। कहीं मैं आपको इस बात में बताना चाहूँगा कि डीवा पाटिल जो है स्टेडियम का नाम, एयरपोर्ट का नाम दिया जा रहा है, उस एयरपोर्ट को लेकर पिछले कई सालों से शिवसेना की मांग थी कि उन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम दिया जाए। उसे लेकर कई तरह की मांगे उन्होंने कांग्रेस की सरकार से उस दौरान से लगातार करते रहे। लेकिन अब जब शिंदे सरकार इस पूरे मामले में बैठे हैं, उसके बावजूद उन्होंने डीवा पाटिल नाम रखना बरकरार रखा है। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करी कि हम उन नामों के जो लोकप्रिय नेता थे या फिर जो चीज़ें हैं इतिहास से जुड़ी है, उनसे हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लेके जा रहे हैं। और एक लोगों के बीच की बात है और लोगों को इस निर्णय का काफ़ी सालों से इंतजार था जो ये सरकार ले रही है। जी बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए कि नामों की तब्दीली तो होगी, लेकिन तरीका अलग होगा। जिस तरह जाते जाते उद्धव सरकार ने ये तब्दीली की थी, अब बाकायदा असेंबली के जरिए इसकी तब्दीली होगी। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि जब ये सरकार ने निर्णय लिया था उद्धव ठाकरे की, उस दौरान पे ऐसे कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही जा रही थी। खुद एमआईएम के जो सांसद हैं इम्तियाज़ जलील ने भी इस बात को ऐलान किया था कि वो इसे कानूनी लड़ाई के तौर पे भी देखेंगे। और टेक्निकली इस बात पर जोर भी दिया जा रहा था कि अगर जिस वक्त सरकार अल्पमत की हो जाती है या फिर मामला कोर्ट में होता है या राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की बात कर दी, ऐसे में इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते। तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, जिसे देखते हुए अब ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, इनके पास मेजॉरिटी पूरी है। साथ ही इस मामले में उन्होंने जो कानूनी पहलू है उस पर भी चर्चा कर ली है। अब इसे विधानसभा में एकमत भी करवा लिया जाएगा। तो अब ये रास्ता साफ हो गया है कि जिस तरह से बीजेपी या फिर शिवसेना चाहती थी कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए, अब उसमें पूरी तरीके से मुहर लग चुकी है और इस नाम के बदलने की जो प्रोसेस है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
बीएसपी खुलकर साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के फेवर में आई है। कुंवर दानिश का कहना है कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हामिद अंसारी को निशाना बनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली साहब। दानिश अली साहब, कैसे देखते हैं जिस तरह के इल्ज़ामात जो है वो साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद पर लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। उस रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। जैसा जर्मनी के अंदर हुआ था कि पहले वहाँ ज्यूस को के बारे में जो है एक नफ़रत का माहौल पैदा किया गया, उसके बाद फिर पब्लिक में ये दिखाया गया कि हाँ, ये ख़राब लोग हैं। उसी ट्रेंड पे ये लोग चल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जो 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश की फॉरेन सर्विसेज में इस देश की सेवा करने में लगाई, जिन्होंने एक बार नहीं, मुझे याद है कई बार, जब वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया। आज ऐसे शख्स के खिलाफ जो देश के संवैधानिक पद पर रहा है 10 साल तक, उसके खिलाफ जो है, हाँ, ये हो सकता है कि हामिद अंसारी साहब जब उपराष्ट्रपति थे, जब चेयरमैन थे राज्यसभा के, तो उन्होंने मोदी सरकार के डिक्टेट्स को नहीं माना था। जो आज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आप ना कोई धरना दे सकते हैं, ना वहाँ एमपीज जो है अपनी बात रख सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो खींच है इस सरकार। अगर देखें तो हामिद अंसारी साहब ने सफाई भी दी है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं मिला और ना मैं उनको जानता हूँ, नुसरत मिर्ज़ा को मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ फ़ोटो ऐसे आ गए हैं जिसमें दिख रहा है कि वो उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। एक बात सुनिए, जब कोई, अब हम मेंबर पार्लियामेंट है, आप मेरे ऑफिस में बात करें, मेरे सामने अभी एक ये विधायक जी आए हैं, 10 लोगों को लेके आए, इनमें कौन क्या है मैं जानता हूँ क्या? अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और कॉन्फ्रेंस सरकार ने की है, तो उस वक्त के विदेश मंत्रालय, उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, उस वक्त के जो जॉइंट सेक्रेटरी जो पाकिस्तान डिवीजन देख रहे होंगे, ये उन सब लोग क्लियर करते हैं वीज़ास। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का काम नहीं है कि हिंदुस्तान में अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसके लिए वीज़ा किसको दिया जा रहा है, कौन आ रहा है। उनका काम है उसको रिबन को काटना और बात करना। अगर कोई जर्नलिस्ट आया है, एज अ जर्नलिस्ट आया है और भारत सरकार ने उसको वीज़ा दिया है और वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आया है, तो माफ़ कीजिए, उसके पासपोर्ट पे मोहर लगाने का काम हामिद अंसारी साहब ने तो नहीं किया होगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। श्रीनगर के अहमदनगर में एक सड़क हादसा पेश आया है। 90 फीट रोड पर यह सड़क हादसा पेश आया, जहां एक बाइक सवार गहरी खाई में, जहां एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। इसमें एक खातून शदीद तौर पर जख्मी हुई, जबकि बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-आम पर आया, जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक सवार रोड के सीधे जानिब अपनी गाड़ी मोड़ रहा है और इसी दौरान मुखालिफ समत से आने वाली एक तेज़ रफ्तार कार ने इसको टक्कर दे दी। महलूक की शनाख्त इलाही बाग के फारूक अहमद वानी के तौर पर हुई, जबकि फारूक की अहलिया शदीद तौर पर जख्मी है। कश्मीर में नौजवानों को साइकिलिंग की जानिब रागिब करने की कोशिश की जा रही है। इसी ताल्लुक से टंगमर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शुमाली कश्मीर ज़िले के टंगमर में बैनुल-अक़वामी 2 स्कीयर वसीम अहमद और जुनैद अहमद ने एक अच्छी पहल शुरू की है। वो अब साइकिलिंग का भी लोहा मनवा रहे हैं। दोनों स्कीयर्स ने आज टंगमर से गुरेज वादी तक का सफ़र साइकिल से शुरू किया है। मशहूर सियासी कारकुन आदिल नज़ीर खान ने हरी झंडी दिखाकर इन दोनों खिलाड़ियों को रवाना किया। दोनों खिलाड़ियों का कहना है कि गुरेज वैली जाते जाते वो नौजवानों को साइकिलिंग की इस फील्ड की तरफ खुसूसी तौर पर रागिब करवाएंगे, ताकि इस मैदान में कश्मीर से मज़ीद नौजवान निकलें जो मुल्क का नाम रोशन कर सकें। फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा टंगमर टू गुरेज, तो स्कीइंग के साथ साथ हमें
माइंड में ये आया साइकिलिंग का, इसके जो टंगमर्ग से गुरेज हम करेंगे, जो हम बाय रोड जाएंगे इसमें थोड़ा स्पीड कम रहेगा, जो रास्ते में लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा वो अच्छा मिलेगा लोगों के, ताकि मेन मकसद जो है, मेन मोटिव है इस साइकिलिंग का कि यूथ इससे इंस्पायर हो जाए। हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है टंगमर्ग से गुरेज तक, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि रोड्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो हम अगर यूथ्स मिलते हैं तो हम उन्हें काउंसलिंग करेंगे कि एडवेंचर की तरफ आए। ज़्यादातर हम स्कीइंग करते हैं, तो आजकल हम साइकिलिंग के साथ भी थोड़ा कनेक्शन बढ़ा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। सुबह सवेरे वो कानपुर पहुंचे। कानपुर एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद वो जालौन के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी के अहम मंसूबे में से एक है, जिसका संग बुनियाद इन्होंने 2 साल कबल रखा था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि एनसीआर में भी बारिश हो सकती है। मौसम खुशगवार हो गया है। लोग जो है ठंडी से, गर्मी से कुछ लोगों को राहत मिली है और मौसम खुशगवार होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक तो पहले ही दे दी थी, लेकिन लगातार गर्मी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी का सामना दिल्ली वासी कर रहे हैं। आज जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है, जाहिर सी बात है कि लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली होगी, लेकिन बारिश के बाद जगह जगह पर जो जलभराव की स्थिति पैदा होती है, उससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम दिल्ली के राजपथ पर खड़े हुए हैं और आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है, आप पीछे देख भी सकते हैं कि लोग रेनकोट और अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए अपने काम पर जरूर यहाँ पर जा रहे हैं। और ट्रैफिक भी यहाँ पर थोड़ा सा धीमे जरूर दिखाई देता है, क्योंकि जलभराव के चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हर बार सिविक एजेंसियां तमाम दावे करती हैं कि दिल्ली के लोगों को जाम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, जलभराव का सामना मानसून के सीजन में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्थिति जस की तस है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही दिल्ली की रफ्तार धीरे पड़ती हुई जरूर नजर आती है यहाँ पर। तो बारिश के बाद दिल्ली के लोगों को गर्मी और उमस से तो राहत मिली है, लेकिन जलभराव की समस्या से दो चार जरूर होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।